Hello, I welcome you all again on AEC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. तो हम जो अभी हमारा QSC का जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 3 था, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स। और हमारे प्रीवियस लेक्चर के इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। हमने ये डिस्कस किया था कि एस्टीमेट बनाने के लिए किसी भी एस्टीमेटर को ड्राइंग, रेट और स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उनके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट उसके बाद हमने हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एस्टीमेट कितने प्रकार के होते हैं। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टीमेट, नेक्स्ट इज रिवाइज्ड एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट, और किस कंडीशन में किन एस्टीमेट्स को बनाया जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। नाउ अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 का अगला पार्ट, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, किस कंडीशन में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, टेंडर क्या होता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर क्या होता है, उनमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और आपका जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उससे संबंधित कौन कौन सी ऐसी जुडिशरी टर्म्स होती हैं जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होती हैं, जिनका यूज किया जाता है। इन सभी के बारे में हमारा इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर समझाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जब होता है तो उसके ये सोचने से कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करे या नहीं करे, राइट फ्रॉम द बेसिक प्रोसेस, पहली स्टेप से लास्ट स्टेप तक एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कौन कौन सी स्टेप होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं, मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक पूरा प्रोसेस, एक फ्लो चार्ट समझा रहा हूं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर स्टार्ट करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के उसमें कौन कौन से वर्क आते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सबसे पहले मार्केट में क्या होती है, पब्लिक डिमांड। जब पब्लिक डिमांड वहां पर उठती है तो पब्लिक डिमांड के बाद नेक्स्ट पब्लिक डिमांड सरकार के पास जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है, और उन्हें उस प्रोजेक्ट के नेसेसिटी, उपयोगिता के बारे में समझना होता है, जिसके लिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाया जाता है। ये जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाया जाएगा। जब प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बन जाएगा तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर सरकार को लगता है कि फंड अवेलेबल है, पब्लिक डिमांड भी ज्यादा है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा सकता है, तो वहां पर उस प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सैंक्शन हो जाएगा, जो कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के बाद होगा। इसके बाद जब प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाएगा, तो अगली जो प्रोसेस आती है वो आती है उसका एक बार डिटेल्ड एस्टीमेट करना। अगर सपोज मान लो कोई रोड प्रोजेक्ट है और उसको पीडब्ल्यूडी अंडरटेक करती है, तो पीडब्ल्यूडी यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से उस रोड प्रोजेक्ट के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी कहलाती है। हमारे क्यूएससी के लेक्चर में कई बार मैं कंपिटेंट अथॉरिटी वाली वर्ड शब्द का इस्तेमाल करूंगा। तो कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब समझना रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट। जैसे अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, अगर सपोज मान लीजिए कोई डैम, स्पिलवे या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो वहां पे वाटर रिसोर्स आ जाएगा। अगर सीवेज या वाटर सप्लाई रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो वहां पर पीएचई आ जाएगा। सपोज अगर मान लीजिए आपका रोड प्रोजेक्ट है, ब्रिज प्रोजेक्ट है, तो वहां पर पीडब्ल्यूडी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी। तो गवर्नमेंट खुद प्रोजेक्ट तो करेगी नहीं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट बने, और कैसा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेगा। तो वहां पर सरकार की तरफ से वो डिपार्टमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी या ऑनर के नाम से जाना जाएगा। तो जब भी मैंने ऑनर बोला तो ऑनर गवर्नमेंट भी होगा, और गवर्नमेंट की अलग अलग जो बॉडीज बनी हुई हैं जो उस प्रोजेक्ट में डील करेंगी वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आएंगी। तो जैसे अगर कोई रोड प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट, या हम बोले पीडब्ल्यूडी, ऑनर या कंपिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी, और खुद गवर्नमेंट या खुद
पीडब्ल्यूडी उस प्रोजेक्ट को करवाएगी, खुद करेगी नहीं। प्रोजेक्ट को कौन करेगा? कोई भी उस लोकेलिटी का जाना माना पहचाना उस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करते आ रहा होगा कोई एक बिल्डर, जो अपनी लाइफ में कई बार उसी प्रकार के रोड प्रोजेक्ट करते आया है। ऐसे अलग अलग बिल्डर होंगे, उनमें से एक ऐसा बिल्डर होगा जो उस प्रोजेक्ट को कम से कम करने में अगर हमें आश्वासन देता है तो उससे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस फेस क्या होता है वो हम यहां पे समझने जा रहे हैं। तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उन्हीं के लोग, अभी बात कॉन्ट्रैक्टर, अभी बात बिल्डर पे नहीं गई, अभी बात गवर्नमेंट की जो बॉडीज है। सपोज मान लीजिए रोड प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो जो पीडब्ल्यूडी है वही कंपिटेंट अथॉरिटी है। पब्लिक डिमांड गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबल बॉडी, जैसे रोड प्रोजेक्ट है तो पीडब्ल्यूडी को बोलेगा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाओ। अगर सरकार फिर उसको चेक करेगी, अगर उनको लगता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आ रही है वो अवेलेबल फंड से मैच हो रही है और वो उसको कर सकते हैं, तो फिर सरकार वहां पर पीडब्ल्यूडी को एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देगी कि ठीक है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो और इसके बारे में डिटेल में पता लगाओ कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी हमने प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में सोची है वो सही है या नहीं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट ऊपर लेवल से सोची गई राशि थी। अब यहां पर वही पीडब्ल्यूडी, वही कंपिटेंट अथॉरिटी, वही रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट डिटेल्ड में एस्टिमेट करेगा। उनके इंजीनियर डिटेल्ड में एस्टीमेट तैयार करेंगे और डिटेल में जब एस्टीमेट करेंगे और कॉस्ट लगभग प्रिलिमिनरी एस्टीमेट से जो कॉस्ट रहती है उसके आसपास बैठती है, तो वहां पर उनको अब साथ में क्या मिलेगा? तकनीकी मंजूरी मिलेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? टेक्निकल सैंक्शन, और हम क्या बोलेंगे? टेक्निकल अप्रूवल। जब पीडब्ल्यूडी को टेक्निकल अप्रूवल मिल जाएगा तो इसका मतलब है अब प्रोजेक्ट को फाइनली स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक, इसका ये मतलब था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का कि हाँ हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में पता लगाओ। फिर जब टेक्निकल अप्रूवल मिलता है तो उसका मतलब होता है कि हाँ आप प्रोजेक्ट को फाइनली आप स्टार्ट कर सकते हैं और अब आप जाकर एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज करो और उस एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं टेंडर। एक टेंडर रिलीज करो और जो भी ऐसे बिल्डर हैं मार्केट में जो रोड प्रोजेक्ट में डील करते आ रहे हैं पास्ट 10 ईयर से या पास्ट अपनी लाइफ में रोड प्रोजेक्ट बनाते आ रहे हैं, तो एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट रिलीज करो और उन सभी अलग अलग बिल्डर से रेट कोट करवाओ कि वो ये प्रोजेक्ट कितने में कर देंगे। यहां पर पीडब्ल्यूडी को और गवर्नमेंट को डिटेल्ड एस्टीमेट के द्वारा ये पता होता है कि लगभग ये प्रोजेक्ट कितने में होने वाला है, उनको ये पता होता है और अलग अलग बिल्डर से वो रेट कोट कराएंगे बिल ऑफ क्वांटिटी के फॉर्मेट या पेज या फॉर्मेट के अंदर, और वहां से उनके द्वारा निकाली गई डिटेल्ड एस्टीमेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट उनको पता होगी कि लगभग ये प्रोजेक्ट 5 लाख में हो जाएगा और सभी बिल्डर अपना अपना रेट कोट करेंगे। किसी का अमाउंट 5 लाख होगा, किसी का 4,90,000, किसी का 5,15,000, जिसका सबसे कम रेट होगा, क्योंकि इनको भी पता होगा कि वाजिब रेट लगभग कितना लगने वाला है। 5 लाख इनको पता है किसके आसपास लगने वाला है। अब जो सबसे रेट कोट कम कर दे उसको वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे। तो जब टेक्निकल अप्रूवल मिल जाता है तो इसके बाद जो अगली प्रोसेस यहां पर आती है वो आती है इस प्रोजेक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट रिलीज करने की। और जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज करने की प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं टेंडर। मतलब यहां पर टेंडर इनवाइट किए जाते हैं अलग अलग बिल्डर से। वो क्या होता है, कैसे करते हैं, कितने प्रकार के टेंडर है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट टेंडर कब करते हैं ये मैंने आपको बताया। उसके बाद टेंडर की एक ओपन डेट होती है, कब अलग अलग बिल्डर्स अपना रेट कोट कर सकते हैं, और क्लोजिंग लास्ट डेट क्या होती है टेंडर को सबमिट करने की, वो भी उसमें मेंशन होता है। जब टेंडर इनवाइट किए जाते हैं तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल्डर्स अपना रेट कोट करते हैं, जो लोवेस्ट बिडर है उसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है। तो यहां पर इसके बाद जो अगली प्रोसेस आती है वो आती है लोवेस्ट बिडर को सिलेक्ट करने के लिए, फिर उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना। तो यहां पर इसके बाद फिर जो भी उनमें से एक लोवेस्ट बिडर होगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, कि एग्रीमेंट साइन किया जाएगा कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है और आपने हमें बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर रेट कोड करके दिया कि 5 लाख का जो प्रोजेक्ट था, मतलब वो उनको पता है आप 4,90,000 में करके देंगे, और इसमें आप यहाँ पे साइन करें कि ये वाला प्रोजेक्ट आप एक तय की गई फिक्स्ड टाइम की गाइडलाइन और एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन भी टेंडर के अंदर मेंशन होते हैं। तो इस नेचर क्वालिटी क्लास के साथ में इतने तय टाइम के अंदर इतनी लागत पर जो आपने बोली है उस पर आप करेंगे, और इस बात को आप मानते हैं, यहां पर आप साइन करें। और ऑनर भी साइन करता है
कि मैंने भी जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं, जो टाइम बोला है, मैं उसी के अकॉर्डिंग और पेमेंट भी प्रॉपर टाइम पे रिलीज करूंगा, ये भी मैं आश्वस्त करता हूं। तो एग्रीमेंट ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच में होगा, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा, और उस लीगल डॉक्यूमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और जिस बिल्डर, जो लोवेस्ट बिल्डर होता है, ठीक, जिसने रेट कोट किया था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, उस पर्सन को, सेकंड पार्टी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। अब जब कॉन्ट्रैक्ट भी यहां पर अवार्ड हो जाएगा, तो इसके बाद अगला जो फेस आएगा वो आएगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के वर्क को यहां से स्टार्ट किया जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो लास्ट में, फिर जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक पार्ट आएगा आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो 3 साल या 5 साल तक चलेगा। जो भी वो कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी जो भी कंपनी है, वो उस प्रोजेक्ट का, रोड प्रोजेक्ट का रिपेयर मेंटेनेंस करेगी 3 साल या 5 साल, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से मेंशन किया गया होगा, उस समय अवधि तक वो कंपनी या वो कॉन्ट्रैक्टर उसका रिपेयर और मेंटेनेंस भी करेगा। तो इस प्रकार से पूरा फ्लो चार्ट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस करा। ये मैंने इसलिए डिस्कस नहीं करा क्योंकि मेरे को आपको फ्लो चार्ट समझाना है। फ्लो चार्ट मेरा पर्पस समझाने का ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेंडर कब भरे जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कब होता है। आपको यहां से ये बात समझ में आई। ठीक, दूसरी चीज यहां पर जो गौर करने वाली बात है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले टेंडर भरे जाएंगे, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। क्लियर है? टेंडर का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट, और प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन का मतलब है प्रोजेक्ट के वर्क को स्टार्ट करना, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। क्लियर है यहां तक? तो ये आपको बात समझनी है कि टेंडर पहले आएगा, टेक्निकल अप्रूवल के बाद टेंडर भरे जाएंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसका एक मतलब है। मतलब क्या होगा आपको आगे समझ में आएगा। अगर कभी आपने क्यूएससी अपने कॉलेज लेवल पर, बीटेक लेवल पर अगर आपने पढ़ा हो, या अगर आपने खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी क्यूएससी पढ़ा हो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ा हो, और वहां पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टू टेंडर को ध्यान से पढ़ा हो, तो एक बात आपने नोट करी होगी, हर किताब के अंदर जहां भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू टेंडर्स के बारे में मेंशन होता है, वहां पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, बाद में टेंडर पढ़ाया जाता है। तो आपने कभी ये बात गौर करी या नहीं करी मुझे नहीं पता, बट आज आप गौर कर लीजिए जो मैंने आपको पॉइंट इंडिकेट करा है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद टेंडर क्या होता है और टेंडर कितने प्रकार का होता है, ये बात बाद में करते हैं। ऐसा क्यों? जब टेंडर पहले भरा जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बाद में आएगा और उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पहले क्यों पढ़े? पहले टेंडर आया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट आया, तो पढ़ते टाइम कॉन्ट्रैक्ट पहले क्यों, टेंडर बाद में क्यों? उसका एक ही रीजन है, सिंपल सा, कि आपको अगर किसी भी बिल्डर से, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, आप हो ऑनर, आप हो गवर्नमेंट, आप हो पीडब्ल्यूडी, आप हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और आपको अगर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाना है, तो जैसा प्रोजेक्ट आपको करवाना है, वो क्या आपका प्रोजेक्ट खाली डेब्रीज रिमूवल का है, क्या वो प्रोजेक्ट आपका डिसमेंटलिंग वर्क का है, क्या वो प्रोजेक्ट आपका गार्डन मेंटेनेंस का है, क्या वो प्रोजेक्ट आपका रिपेयर मेंटेनेंस का है, क्या वो प्रोजेक्ट किसी बिल्डिंग को बनाने का है, क्या वो प्रोजेक्ट किसी बिल्डिंग को रिनोवेशन का है। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर मैं बोल रहा हूं, तो प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता ब्रिज बनाना, मकान बनाना, कलवर्ट बनाना, केनाल बनाना, सीवरेज लाइन डालना, खाली ये प्रोजेक्ट नहीं होता। प्रोजेक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्ड बड़े शब्द को बड़े पैमाने पर ले जाके नहीं समझना है, वो एक जनरल टर्म्स में बोला जाता है। अगर कहीं पर रोड डल रही है तो उसके पहले जंगल साफ करना, घास की कटाई करना, जगह को लेवल में करना, डेब्रिस को हटाना, कंकर पत्थर को हटाना, डिसमेंटलिंग करना, रेनोवेशन करना, पुरानी बिल्डिंग में कुछ रेनोवेट करना, ये सब भी एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ये सब भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये सब भी अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर हमें ये बात समझ नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसा है,
वो जंगल क्लियरेंस वर्क है, क्या वो रेनोवेशन वर्क है, क्या वो डिसमेंटलिंग वर्क है, या वो पूरा एक ब्रिज या वो पूरी बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट सोचा जाएगा कि हम भविष्य में कैसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कैसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग टेंडर रिलीज करते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना। यह है आपका प्रेजेंट, यह है फ्यूचर, और यह है फ्यूचर के भी बाद की चीज। तो फ्यूचर के बाद की चीज कैसी है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर से जस्ट पहले का सोचा जाएगा, और उस फ्यूचर की चीज से आज क्या करना है वो सोचा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर देंगे कि भैया हमें तो कुछ भी काम करवाना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग मन से कुछ भी एग्रीमेंट कर लेंगे और फिर कुछ भी वर्क करा लेंगे। सबसे मेन प्रायोरिटी क्या है? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर कॉन्ट्रैक्ट सोचना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा है वो हमें टेंडर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जैसा हमें भविष्य में काम करवाना है, प्रोजेक्ट करवाना है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट सोचा जाएगा कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, और जैसा कॉन्ट्रैक्ट करवाना होगा उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा। इसलिए किताबों के अंदर पहले कॉन्ट्रैक्ट समझाया जाता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझाते हैं, फिर टेंडर समझाते हैं, और फिर उसके बाद टेंडर कितने प्रकार के हैं, सबसे लास्ट में टेंडर के बारे में बातें होती हैं। इसलिए किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टेंडर पहले भरवाया जाएगा, बाद में कॉन्ट्रैक्ट आएगा। पर पढ़ते टाइम हम जब लेक्चर अभी पढ़ेंगे आगे और अब हम कॉन्ट्रैक्ट टेंडर समझेंगे, तो पहले हम कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, बाद में हम टेंडर के ऊपर जाएंगे। आई होप यहां पर आप बात समझ पाए, और मेरा फ्लो चार्ट बताने का पर्पस अगर आपने समझ पाए तो फ्लो चार्ट बताने का मेरा पर्पस यहां पे फुलफिल हो जाता है। थंब उंगली है। मैंने हाथ लगा के देख लिया चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और टेंडर क्या होता है, इनको हम डिटेल में समझने चलते हैं। अब यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स। कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सभी लोग काफी बढ़िया बच्चे हैं, आप सभी लोग सारी चीजें समझते हैं, जानते हैं, और आप लोग काफी मैच्योर भी हैं अपने लाइफ में। सभी लोग यहां पर कोई भी 9-10 क्लास का या 11-12 या स्कूल लाइफ का कोई नहीं है। जितने भी स्टूडेंट मेरा अभी लेक्चर देख रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग मैच्योर्ड हैं। स्कूल लाइफ भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कॉलेज लाइफ भी कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल को उस तरह से लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट टेंडर को समझने के लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। कहीं पर एक लड़का है, एक व्यक्ति है, उसके दिल में कोई बात आती है, तो वह बात किसी पर्सन के बारे में अगर उसको वो बात लगती है, तो वो उस दूसरे पर्सन को वो बात बताएगा, और जब वो बात बताएगा तो उस बात को वो प्रपोज करेगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का सपोज किसी लड़की के बारे में कुछ सोचता है, फील करता है, तो वो उसको बताएगा। दिस इज विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग इज नोन एज प्रपोजल।
द विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग is known as proposal, and this proposal is given by one person, one boy to another girl. अब क्या होता है यहां पर, आपकी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी लाइफ में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट यहां पर मेरे एग्जांपल में जो लड़की है वो इस लड़के को बोलती है कि हाँ ठीक है, जैसा आपने मुझे प्रपोज किया है, शादी के लिए मान लो लड़के ने प्रपोज किया, तो लड़की बोलती है हाँ मैं भी रेडी हूं। तो अगर प्रपोजल यहां पर लड़की के द्वारा, शादी का प्रपोजल लड़की के द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर उसे बोलेंगे प्रॉमिस। The willingness of a person shared by one party to another party is known as proposal, and the proposal which is accepted by another party, second party, ऐसा प्रपोजल जो सेकंड पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए, जो पहले पार्टी ने उसे दिया था। यहां पर शादी के प्रपोजल की बात चल रही है, तो वो हो गया यहां पर प्रॉमिस। ठीक, आपको क्यूएससी के अंदर ही रहना, कहीं और नहीं निकल जाना है, कुछ और नहीं सोचना है। अभी हमारे पास काफी टाइम है चीजों के लिए। तो द एक्सेप्टेड, द प्रपोजल विच इज एक्सेप्टेड इज नोन एज प्रॉमिस। अब क्या होता है, इनको शादी करनी थी इनसे, इनने शादी करने के लिए हाँ कर लिया, तो अब तो भैया फिर ये समझ लो कि वो वाली बात है कि मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी, मतलब अगर दो लोग रेडी हैं तो फिर तो अब इन दोनों की शादी होगी। और जब इन दोनों की शादी होगी तो फिर घर वाले आएंगे, तो भैया इनके जो पेरेंट्स हैं वो आए, दोनों ने, इन दोनों की पेरेंट्स ने शादी करवा दी। शादी करवाई तो इन दोनों का जो प्रपोजल था, जो एक्सेप्शन था, जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, किस बात का एग्रीमेंट हुआ? शादी करने का एग्रीमेंट हुआ। उसमें शादी के दिन पंडित जी आए, पंडित जी ने मंत्र पढ़े, 7 फेरे लिए, साथ में पंडित जी ने यहां पर मंत्रों के द्वारा दोनों के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी। यहां पर पंडित जी ने 7 फेरे करवा दिए, कुछ मंत्र पढ़ दिए, तो ये बन गई टर्म्स एंड कंडीशंस। और अगर एक व्यक्ति ने उसको प्रपोजल दिया, इसने उसको एक्सेप्ट करा, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन का तड़का लगा दिया जाए पंडित जी के द्वारा, तो इसी एग्रीमेंट को अब कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। और ये 2 पर्सन के बीच में मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही यहां पर हमें समझना है इस एग्जांपल से, ये जो फर्स्ट पर्सन यहां पर मैंने इंडिकेट करा, ये और कोई नहीं, और ये और कुछ नहीं है, ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अब हम एग्जांपल को मैं चेंज कर दूंगा, हमारे मोहरे वही रहेंगे, एक्टर एक्ट्रेस वही रहेगी, बट अब मैं कहानी की स्टोरी को चेंज कर दूंगा। ये जो पहला पर्सन था ये हो गया ऑनर, ये हो गया कंपिटेंट अथॉरिटी, इनके पास पब्लिक डिमांड आई थी। पब्लिक डिमांड क्या आई थी कि ये प्रोजेक्ट करवा दो। उन्होंने अपने लेवल पर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार का ले लिया और डिटेल्ड एस्टिमेट करके टेक्निकल अप्रूवल ले लिया। अब ये करेंगे, अलग मार्केट में जो दूसरे बिल्डर हैं उनको प्रपोजल देंगे। ये जो प्रपोजल देते हैं उसी प्रपोजल को बोलते हैं टेंडर इनवाइट करना। ये प्रपोजल ही टेंडर होता है। दूसरी जो यहां पर व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति होंगे आपके बिल्डर, अलग अलग, जो वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब
कोई भी व्यक्ति जैसे अपने जीवन में कई अलग अलग चीजें उसने प्रपोजल दिए, अब मान लो ये यहां पे बिल्डर हैं, बहुत सारे अलग अलग बिल्डर्स होंगे, सबको प्रपोजल गया, उसमें से जो एक्सेप्ट करेगा और जो लोवेस्ट बिडर होगा वो यहां पे उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब टेंडर गया सभी के पास, अलग अलग बिल्डर के पास, सभी ने टेंडर को भर के दे दिया, तो सभी अलग अलग बिल्डर ने, मान लो 4 बिल्डर आए तो चारों बिल्डर ने उसको भर के दे दिया। बिल्डर 10 थे, पर अब मान लो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो 6 बिल्डर मार्केट में छोटे हैं, उनको पता है कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो 4 बिल्डर वो प्रोजेक्ट को फिलअप, वो टेंडर को फिलअप करने आए, चारों ने टेंडर को फिल किया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हम ये कर लेंगे। अब फिर उसमें से ऑनर सोचेगा कि मैं किसके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट करूं, उनको जो लोवेस्ट बिडर रहेगा और उनको लगता है कि उसका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, वो बिल्डर काफी अच्छा है और वो तय टाइम पे पहले भी प्रोजेक्ट कई सारे करते आया है और इसकी मार्केट में रेपो अच्छी है, तो इस बिल्डर को हम यहां पर अवार्ड कर देते हैं। तो वो उस बिल्डर से, जो भी लोवेस्ट बिल्डर होगा उससे यहां पे एग्रीमेंट साइन करेंगे विद सम टर्म्स एंड कंडीशन, एंड दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे एग्जांपल से कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज टेंडर। अरे मैं कुल मिला के बोलना चाह रहा हूं टेंडर और कुछ नहीं, टेंडर का मतलब है काम करवाना है तो उसका मार्केट में एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दो, उस एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं टेंडर। और जब सारे बिल्डर उसको भर के दे दें तो जो आपको उचित लगे उससे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लो कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम ये काम करोगे, और वो बोल देगा हाँ मैं काम कर दूंगा और आप भी उन टर्म्स एंड कंडीशन का पालन कर देना, और दोनों पार्टी एक लीगल पेपर पे साइन कर देगी और उस लीगल डॉक्यूमेंट को, उस लीगल एग्रीमेंट को, उस टर्म्स एंड कंडीशन को हम बोल देंगे यहां पर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट इज द लीगल डॉक्यूमेंट, contract is the agreement between the two parties which is enforced by the laws। अगर कॉन्ट्रैक्ट को सेकंड पार्टी ने यानी कॉन्ट्रैक्टर ने और ऑनर ने कोई भी अपनी दिए गए कथित वचन से पीछे हटता है तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर या ऑनर उस पर केस कर सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। नाउ तो यहां से आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज टेंडर। आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज टेंडर। टेंडर इज व्हाट, एक सबसे पहले जो मैंने आपको वर्ड बताया था प्रपोजल। व्हाट इज प्रपोजल? प्रपोजल इज विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग। ऑनर की विलिंगनेस है, ऑनर प्रपोजल देगा और उस प्रपोजल को वो जब एडवर्टाइज करेगा, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रपोजल, ऑनर कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, ये उसकी विलिंगनेस है, तो वो उस प्रपोजल को मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करेगा यूजिंग ई मीडिया, यूजिंग न्यूज़पेपर, यूजिंग वेरियस डिफरेंट फॉर्मेट, और उसी को हम टेंडर बोलेंगे। दूसरा पर्सन उस टेंडर को फिल करेगा, दूसरा पर्सन उस टेंडर को फिल करेगा तो उसे हम प्रॉमिस बोलेंगे। अगर जो प्रपोजल दिया वो सारे बिल्डर के पास गया होगा, जो उस टेंडर को फिलअप करेगा यानी कि उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्टेड प्रपोजल को प्रॉमिस बोलेंगे और ये सेकंड पार्टी करेगी। फिर 4 मान लो बिल्डर ने बताया, चारों ने प्रॉमिस करी, बट अब यहां पर ऑनर डिसाइड करेगा। ऑनर यहां पर डिसाइड करेगा कि जो लोवेस्ट बिडर है और जिसका मार्केट में रेपो अच्छा है, जिसका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, उसको वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेगा। तो अब जो फर्स्ट पार्टी है और जो सेकंड पार्टी है, इतना सब होने के बाद उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, और अगर उस एग्रीमेंट के अंदर हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन
कुछ नियम, शर्तें, कायदे, कानून, लॉस, इसका तड़का लगा देंगे तो उसी एग्रीमेंट को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1872, any agreement made between two parties which is enforced by the laws and certain terms and condition is known as contract। भारतीय संविधान के एक्ट 1872 के द्वारा दो पार्टीज के बीच में होने वाले एग्रीमेंट जिसमें कुछ शर्त, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून, कुछ नियम लग रहे हैं जो कि जिस एनफोर्स्ड बाय द लॉ, बाधित है लॉस, नियमों के द्वारा, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये फर्स्ट पर्सन तो ऑनर कहलाएगा या कंपिटेंट अथॉरिटी कहलाएगा मेरे लेक्चर के अंदर, पर जो सेकंड पर्सन है जिससे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, जिसको वो सिलेक्ट करेगा, उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको समझ में आया कि अगर कोई पर्सन ऑनर कुछ चाहता है तो उसकी विलिंगनेस है, वो प्रपोजल है, प्रपोजल को एडवर्टाइज करेगा तो वो हो जाएगा टेंडर, और एग्रीमेंट अगर साइन होगा और नियम वियम है तो वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको यहां पर टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल और प्रॉमिस क्या होता है, ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये बात आपको समझनी है। अगर कोई भी अपनी बात से, ऑनर या कॉन्ट्रैक्टर अगर अपनी बात से पीछे हटेगा तो वहां पर उस पर दूसरी पार्टी केस कर सकती है। नाउ अब कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसके साथ कुछ नियम होते हैं, उस नियम से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर हैं, उनको मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम पढ़ेंगे तो अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस नियम शर्तों में क्या क्या चीजें अंतर्गत आती हैं, ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और वो टर्म्स हमें समझनी है। सबसे वो जो तीन टर्म हैं जो हमें समझनी, मैं आपको बता दूं। पहली टर्म है टॉर्ट, दूसरी जो टर्म है वो है इंजक्शन, इंजेक्शन नहीं इंजक्शन, और अगला है नेक्स्ट रेसिशन। एक टर्म और यहां पे आ जाती है जिसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। इन चारों टर्म्स के बारे में अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हैं उसको चालू करने से पहले, सबसे पहले अगर मान लीजिए दो पार्टी हैं, ये है ऑनर और ये है कॉन्ट्रैक्टर, ये है सेकंड पार्टी, ये है फर्स्ट पार्टी। ये प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पर अगर मान लो कहीं भी टॉट वाली चीज को समझने के लिए आप इसको इस तरह समझना, थोड़ा बहुत आपने अगर सोम पढ़ा हुआ है और इस स्ट्रक्चर पार्ट पढ़ा हो तो आपने शब्द पढ़ा होगा या नॉर्मली इंग्लिश में वर्ड सुना होगा डिस्टॉर्ट, वहां से इस बात को समझना। तो डिस्टॉर्ट का मतलब है कुछ चेंजेस, कुछ दिक्कत आना, ठीक, कुछ कमी होना, कुछ हानि होना, यानी लॉस। टॉट को लॉस वर्ड से आप फेच करेंगे एग्जाम के अंदर। अब लॉस किस चीज का, तो टॉट का मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इसको हम बोल सकते हैं मान हानि। आपने ऐसा वर्ड सुना होगा,
और कई अलग अलग टीवी सीरियल्स, डेली सोप आप देखकर बड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा वहां पे जनरली वो किसी ने किसी पे मानहानि का केस लगा दिया, ऐसा भी कुछ आपने देखा होगा। तो वो जो मानहानि है उसी को हम इंग्लिश में टॉर्ट बोलते हैं। अगर मान लो दो लोग हैं और उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है, अब वो एग्रीमेंट किसी भी लेवल का हो सकता है, खाली ये नहीं, सपोज मान लो कि आप किसी से सेकंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहे हो, तो आप हो गए एक पार्टी, वो हो गया सामने वाला दूसरी पार्टी, और अगर मान लो कोई उसने जो बात बोली थी उससे वो कुछ उसने वो अपनी बात से पीछे हट गए, या आपने जो बात बोली थी आप अपनी बात से पीछे हट गए, तो इसमें कहीं ना कहीं जो अगला पर्सन होगा, जो दूसरा पर्सन होगा, उसके सम्मान में हानि होगी, ठीक, और उसके सम्मान की जो हानि होगी उसी को टॉर्ट कहा जाता है। तो किसी भी दो पर्सन में दुनिया में अगर कहीं भी कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और अगर एक व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाए, मान लो ये मुकर गया ऑनर, तो कॉन्ट्रैक्टर मानसिक रूप से परेशान हो सकता है। यहां पर जो लॉस है वो लॉस है इन मेंटल हेल्थ, मानसिक रूप से ना हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे ना हो, वो अगर फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो जाए, उसको शरीर में कुछ कष्ट हो, लॉस इन हेल्थ, ठीक, लॉस इन प्रॉपर्टी, उसकी जमीन किसी ने हड़प ली, अगर जमीन हड़प ली तो भी उसका मानसिक संतुलन वो खो बैठेगा, कहीं ना कहीं उसके साइकोलॉजिकल लेवल पर अफेक्ट होगा। लॉस इन मेंटल हेल्थ, लॉस इन हेल्थ, लॉस इन प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन ड्यू टू अनदर पर्सन विच ब्रेक द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन, दो पर्सन जिनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें से अगर कोई भी एक पर्सन अपने टर्म्स एंड कंडीशन से पीछे हटता है, तो दूसरे वाले रिमेनिंग पर्सन की मेंटल हेल्थ में या प्रॉपर्टी में नुकसान होना किसी भी प्रकार का टॉर्ट कहा जाता है जुडिशरी टर्म्स के अंदर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक बात यहां बता दूं, यहां पर उसके पैसे का नुकसान नहीं हुआ, मतलब दिस इज नॉट दी डायरेक्ट लॉस ऑफ मनी, ये कोई रॉबरी या कोई चोरी नहीं है। अगर पैसे का नुकसान होता तो हम इसको रॉबरी या कुछ ऐसा कुछ बोल देते थे, यहां पर ये चोरी नहीं है, यहां पर उसके मेंटल हेल्थ का नुकसान हुआ है, तो इसलिए हम इसे टॉर्ट कहेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें फर्क आने से पैसे में थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा। अगर कोई व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, अपना प्रॉपर्टी खो बैठे, अपनी हेल्थ खो बैठे, तो कहीं ना कहीं तो उसके पैसे अब लगने ही वाले उन चीजों को सही करने में, रेक्टिफाई करने में, तो पैसे का नुकसान तो होगा। बट टॉर्ट इज नॉट द डायरेक्ट लॉस, इट इज द इनडायरेक्ट लॉस इन मनी, ऐसा बोल सकते हैं। बट टॉर्ट इज नॉट द डायरेक्ट लॉस इन मनी, नेवर। टॉर्ट पैसे के अंदर डायरेक्ट लॉस नहीं है, इनडायरेक्ट लॉस इन मनी है। इट इज द लॉस इन द मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और प्रॉपर्टी ऑफ ए वन पर्सन ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय अनदर पर्सन। आई होप आप सभी को जो मैंने टॉर्ट यहां पे समझाया वो क्लियर हुआ होगा। अब टॉर्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम दूसरी टर्म समझने चलते हैं, जिसमें हमारी अगली जो टर्म है वो है इंजक्शन और अगला है रेसिसन। इंजक्शन पे आते हैं। आपने इंग्लिश में बचपन में ग्रामर के अंदर एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, कंजक्शन। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आते हैं। ऐसे ही कुछ यहां पे समझना है। जंक्शन, जंक्शन का मतलब है ब्रिज बनना, ब्रिजिंग करना, दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना। तो अब इस शब्द का मतलब क्या, यहां से आप इसको लिंक करना। अगर सपोज मान लो एक पार्टी है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, और मान लो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया भविष्य में, सपोज मान लो इन दोनों के बीच, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों कोर्ट के पास में जाएंगे। ये भी कोर्ट के पास जाएगा और ये भी कोर्ट के पास जाएगा। और ऐसे केस में जो कोर्ट होगा वो कुछ निर्देश देगा, डायरेक्शन देगा
या वो कुछ मेजर्स बताएगा कि सेकंड पार्टी तुम गलत हो, तुम ऐसा ऐसा कर लो, या फर्स्ट पार्टी तुम गलत हो, तुम ऐसा ऐसा करो, या तुम दोनों गलत हो, ऐसा कुछ कर लो। अगर दो लोगों के बीच में जीवन में कहीं भी एग्रीमेंट है और दोनों में से कोई भी लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, और ऐसे केस में अगर वो कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा, ऐसी स्थिति में उसी दिशा निर्देश को इंजंक्शन कहा जाता है। Injunction is defined as the measures which are taken by the court in case of disputes in the contract between the two parties. दो पार्टी के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसी को हम इंजंक्शंस बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। बाहुबली मूवी तो आप सभी ने देखी होगी। बाहुबली में वो जो माताजी होती हैं वो बोलती हैं माहिष्मति मेरा वचन ही है, ऐसा कुछ बोलती है, वचन ही है मेरा शासन, वचन ही है मेरा शासन, वचन ही है मेरा शासन। ऐसे ही यहां पे समझना है, रेसिशन इज द डिसीजन। ऐसे आपको एक सिंक करना है उस वर्ड को। रेसिशन मतलब डिसीजन। क्या ये टर्म्स है, ये हमने नहीं पढ़ी हुई है, तो ऐसा तरीका बिठाना पड़ेगा ना जिससे हमें याद हो जाए। तो रेसिशन इज द डिसीजन। अगर मान लो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट था और डिस्प्यूट हुए और कोर्ट के पास में गए, बट कोर्ट को दोनों की दलीलें बकवास लगी, बेकार लगी, तो कोर्ट बोल देगा कि तुम्हारे दोनों के बीच में ना ये मानने को तैयार है। मान लो कोर्ट ने पहली पहल करी, इंजंक्शन की और दोनों को समझाया, और अगर मान लो ना ये मानने को तैयार है ना ये मानने को तैयार है, तो कोर्ट उनको डायरेक्शन देगा कि तुम्हारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर एंड कर दो, खत्म कर दो। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उनमें डिस्प्यूट है और दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट दोनों को दिशा निर्देश देता है कि तुम यहीं पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, तो उसी नियम को, उसी डायरेक्शन को, उसी दिशा निर्देश को जो कोर्ट के द्वारा दिया गया टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज रेसिशन। वो जो डिसीजन लिया गया टू एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय द कोर्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज, इज नोन एज रेसिशन। तो ये हमें ध्यान रहेगा। टॉट मतलब कुछ खराब, खराब मतलब हानि, हानि मतलब लॉस, लॉस इन व्हाट, नॉट इन मनी बट इन हेल्थ और मेंटल हेल्थ और इन प्रॉपर्टी। तो लॉस इन हेल्थ और mental health or property of a person is known as tort. Injunction is measures taken by the court in case of conflict between two parties in contract. And what is rescission? वचन ही है मेरा शासन, ऐसे ही बोलना है। डिसीजन ही है सर रिसीजन, डिसीजन ही है रिसीजन, मतलब डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज रेसिजन। नेक्स्ट, अगली जो टर्म हम समझने जा रहे हैं वो टर्म है आर्बिट्रेशन। व्हाट इज आर्बिट्रेशन, इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए दो पार्टी हैं, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और किसी कारणवश दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। अब जब कॉन्फ्लिक्ट्स आए यहां पर, तो इन दोनों पार्टी के बीच से कॉन्फ्लिक्ट्स को दोनों चाहते हैं कि हम रिजॉल्व करवाएं। अब अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और उसको अगर वो रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, तो रिजॉल्व करवाने का एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को ही आर्बिट्रेशन कहा जाता है। आर्बिट्रेशन, मैं एक बार और रिपीट करूंगा, दो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनके बीच में डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट हो गए, और अगर दोनों उस कॉन्फ्लिक्ट को, डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा? आर्बिट्रेशन के लिए एक थर्ड पार्टी असाइन की जाएगी। वो जो थर्ड पार्टी है जो उनके बीच में
उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में दोनों की हेल्प करेगा, मध्यस्थता करवाएगा। मध्यस्थता आपने सुना होगा हिंदी में, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेशन। जो वो मध्य व्यक्ति है जो दोनों के रिजॉल्व को सॉल्व कराएगा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएगा, उसी पर्सन को बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का समूह भी हो सकता है। सपोज मान लो छोटा प्रोजेक्ट था तो दोनों लोगों ने एक कंसल्टेंट असाइन किया हुआ है, तो कंसल्टेंट मिडिल मैन है और वो एक व्यक्ति है, तो वो भी आर्बिट्रेटर बन सकता है। मान लो प्रोजेक्ट बड़ा है तो कंसल्टेंट एक बड़ी कंपनी है, तो वो इस ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। वहीं पर ये लोग किसी बड़े वकील के पास जा सकते हैं, तो वो लॉयर भी हो सकता है। वही दो लोग कोर्ट के पास में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं, तो वो एक कोर्ट भी हो सकता है। वो कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कलेक्टर या कमिश्नर भी हो सकता है। तो यानी कि हम यहां पर अगर देखें तो आर्बिट्रेटर में बी अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और एनी सिविक बॉडी और इट कैन बी अ कोर्ट टू। आई होप यहां पर आपको टॉर्ट, इंजंक्शन, रेसिशन, आर्बिट्रेशन समझ में आया होगा। टॉर्ट का मतलब है लॉस इन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, प्रॉपर्टी, नॉट द डायरेक्ट लॉस इन मनी, इट इज द इनडायरेक्ट लॉस इन मनी। इंजंक्शन का मतलब है दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो अगर कोर्ट है तो वो जो दिशा निर्देश दे रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश इंजंक्शन कहलाते हैं। अगर दोनों लोग नहीं माने तो कोर्ट उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात कर सकता है, और अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उस डिसीजन को ही, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के निर्णय को ही रेसिशन कहा जाता है। और अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो उसको रिजॉल्व करने की प्रोसेस को आर्बिट्रेशन कहा जाएगा, और उसके लिए एक थर्ड पार्टी असाइन की जाएगी जिसे आर्बिट्रेटर कहा जाएगा। एंड इट कैन बी अ सिंगल पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, कोर्ट और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविक बॉडी। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको अभी तक एक पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टेंडर क्या होता है, और अलग अलग जुडिशरी टर्म्स क्या होती हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। अब यहां पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहां पर आपको टेंडर पहले क्यों नहीं पढ़ा रहा, उसका भी एक रीजन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर पहले क्या फिलअप होता है, टेंडर। टेंडर के बाद क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, काम को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो कैसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब इसको मैं बोलूं तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोजेक्ट कैसा करना है उस पर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। भविष्य में जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर बनेगा उससे कैसा कॉन्ट्रैक्ट करें। सर कैसा मतलब यूनिट प्राइस, कभी आपने नाम सुना हो यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, या लमसम कॉन्ट्रैक्ट, या कॉस्ट प्लस फिक्स्ड टाइप कॉन्ट्रैक्ट, या कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, या बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। 4 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करें वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कैसा है। और अगर ये डिसाइड कर लिया कि प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल का है और हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या लमसम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेंगे। यानी टेंडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। तो कैसा टेंडर रिलीज होगा
कैसा एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगा वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जैसा कॉन्ट्रैक्ट आपका, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कैसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा वैसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसा टेंडर रिलीज किया जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपकी लाइफ में, आपके घर में कई अलग अलग प्रकार के आपके फैमिली में फंक्शन होते हैं। फैमिली में फंक्शन, घर में छोटी सी सत्यनारायण की पूजा भी हो सकती है, कोई पूजा हो सकती है, किसी छोटे भाई की बर्थडे पार्टी हो सकती है, हो सकता है कि आपके दोस्त लोग मिलने आ रहे हो, एक छोटा सा गेट टुगेदर हो, वो एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, वो आपके बड़े भाई की या बड़ी बहन की शादी भी हो सकती है, और आपकी खुद की शादी भी हो सकती है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि सपोज जैसे मान लो आपका दोस्तों का छोटा सा गेट टुगेदर है, तब भी आप कार्ड बांट दोगे। शादी है तो शादी का कार्ड बनता ही, आपने सुना होगा। कोई छोटा बच्चा है, उसका बर्थडे है, बहुत छोटा, तो उसका भी कार्ड चलो बांट देते हैं, वैसे वो भी टाइम पास है, पर चलो मान लो फिर भी बांट दिया। अगर कोई बड़ा बच्चा है, उसका बर्थडे, वो 18 साल का बच्चा, तो क्या उसका भी कार्ड मोहल्ले में बांट देते हो कि हमारा बच्चा 18 साल का बहुत बड़ा हो चुका है, उसका हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं और उसका भी ये कार्ड आप सबको बांट। ऐसा नहीं होता है। कैसा काम करना है, आने वाले दिनों में क्या फंक्शन होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग तैयारियां की जाती। वो तैयारियां हो गई कॉन्ट्रैक्ट्स। साउंड वाले को बुलाना है नहीं बुलाना है, लाइट वाले को बुलाना है नहीं बुलाना है, टेंट वाले को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, डेकोरेशन कैसा करवाना है, खाने पे क्या रखना है, ये सारी चीजें। साउंड और लाइट वाले को लगवाना है तो साउंड और लाइट छोटा लगवाना है कि बहुत बड़े लेवल पे लगवाना है। अब मान लो दोस्त लोग मिलने आ रहे तो क्या पूरी लाइटें लगा दोगे, बड़ी बड़ी एक बहुत बड़े टेंट को असाइन करके उसको बुला के पूरे घर को सजा दोगे? नहीं। तो कैसा प्रोजेक्ट है वैसी तैयारियां की जाएंगी। तैयारियां है कॉन्ट्रैक्ट। और फिर कैसी तैयारी करनी, कैसा काम करना है, छोटे लेवल पे करना है, बड़े लेवल पे करना है, ऐसे फिर लोगों को एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐसा लोगों को बताया जाएगा। मान लो अगर शादी है तो फिर वहां पे बड़े लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट, बड़े लेवल पर टेंट, बड़े लेवल पर साउंड वाला, बड़े लेवल पर लाइट वाला, उन सबसे बात की जाएगी। और फिर कार्ड भी बांटे जाएंगे कि शादी आना। और अगर मान लो छोटे कोई बच्चे का बर्थडे पार्टी मनाना है तो नॉर्मल छोटा मोटा कोई डेकोरेशन करवा लेंगे, छोटा मोटा कौन करेंगे, भैया आप नॉर्मल साउंड, नॉर्मल लाइट लगा दो, नॉर्मल डेकोरेशन कर दो बस। और वहीं पर जब एडवर्टाइजमेंट भी देंगे तो उस बच्चे के जो भी छोटे मोटे दोस्त हैं और जो भी वहां पे आसपास मोहल्ले में लोग रहते हैं उनको छोटा मोटा ऐसे हम मुंह पे बोल देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे आजकल। तो कहने का मतलब कि इसी प्रकार से हम प्रोसेस होती। इसीलिए प्रोजेक्ट कैसा हमें करना है उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग टेंडर। इसलिए पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा और फिर ही मैं आपको टेंडर पढ़ाऊंगा। समझ में आया सभी को? क्योंकि टेंडर कैसा रिलीज करना है, टेंडर क्या, एडवर्टाइजमेंट, काम करवाने का एडवर्टाइजमेंट करना मार्केट में, ई मीडिया में, वो हो गया टेंडर। कैसा टेंडर रिलीज करूं कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम इसलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद टेंडर। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या है, मैंने आपको बताया था, दो पर्सन के बीच में कोई काम करने की बात हुई है तो दो पार्टी है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, और इन दोनों पार्टी के बीच में काम करने को लेकर कोई एग्रीमेंट हुआ और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ हो जाता है, उसमें कुछ नियम, शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, तो अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1872, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1872, उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। जो फर्स्ट पार्टी है उसे ऑनर कहा जाएगा और जो सेकंड पार्टी है उसे कॉन्ट्रैक्टर कहा जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट भरवाता है, करता है, वो ऑनर है, कंपिटेंट अथॉरिटी है, और जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। जिसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। अब हम समझने चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं।
तो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बता दूं 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपने बुक्सों में और भी अलग अलग प्रकार के पढ़े होंगे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट मेन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर बेसिक लेवल पर जो हमें समझना है वो 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी मैं बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करूं तो 4 लेवल के कॉन्ट्रैक्ट मेनली देखे जाते हैं या किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क। कॉन्ट्रैक्ट कैसा करना है वो आपको पहले ही बताया, किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कैसा है, क्या वो डेब्रिस क्लियरेंस मतलब कंकर पत्थर हटाने का है, रोड साफ करने का है, रोड मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट है, या वो रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है, या वो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का प्रोजेक्ट है, या वो जंगल क्लियरेंस का प्रोजेक्ट है, क्या वो साइट क्लियरेंस का प्रोजेक्ट है, या वो किसी हॉस्टल या हॉस्पिटल या सीवरेज सिस्टम या वाटर सप्लाई या बिल्डिंग या ब्रिज या कलवर्ट को बनाने का प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट करते हैं कौन सा करेंगे भविष्य में। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट भविष्य की बात है, कैसा करेंगे, कितने प्रकार का होगा, पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर होता है वो होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अगला जो होता है नेक्स्ट वो होता है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट और वो होता है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट इज बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। मैं 1 बाय 1 इन सभी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं, पर ऊपरी तौर पे बता दूं, ये वाला तब करते हैं जब प्रोजेक्ट स्मॉल लेवल का हो, स्मॉल स्केल का, जैसे गार्डन को साफ करना, जैसे कि जंगल क्लियरेंस। जब रोड बनती है तो जंगल वंगल साफ करने होते होंगे, जंगल क्लियरेंस। रोड बनती होगी तो कंकर पत्थर हटाने पड़ते होंगे, तो डेब्रिस क्लियरेंस। पुरानी बिल्डिंग है तो तोड़ना मतलब डिसमेंटलिंग ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। ऐसे काम है तो स्मॉल तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट, किसी जगह पे ब्रिज बनाना है, पुलिया बनानी है, वाटर सप्लाई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, तो यूनिट प्राइस। साथ में मार्केट कंडीशन जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, मतलब जैसे मार्केट के अंदर कोई कोरोना वायरस वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मार्केट में कोई दंगे नहीं होने चाहिए, कोई राइट्स नहीं होने चाहिए, ठीक, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए। मार्केट एकदम स्टेबल होना चाहिए। मार्केट में रेट्स स्टेबल का मतलब क्या, मार्केट तो जगह पे ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट हवा में आ जाएगा। मार्केट का अनस्टेबल होने का मतलब है कि रेट्स ऑफ द मटेरियल सामग्री की दर और जो लेबर के वेजेस हैं वो फिक्स चल रहे हो, चेंजेस नहीं हो रहे हो उनमें। कॉस्ट प्लस फिक्स्ड अमाउंट और कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज मीडियम स्केल के प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। जैसे मान लो पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग के बीच में कोई रोड बनानी है, तो एक मीडियम स्केल का प्रोजेक्ट है। छोटा मोटा को रोड बनानी है, छोटी मोटी को बिल्डिंग बनानी है, एक बिल्डिंग थी उसके ऊपर एक और मकान बनाना है छोटा सा, एक कोई रूम निकालना है, तो ये मीडियम स्केल के प्रोजेक्ट के लिए। घर में कोई फर्नीचर वर्क होता है, घर में फर्नीचर वर्क होते हैं, ठीक, तो जनरली ऐसे कुछ हो। घर में कोई रेनोवेशन का वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है, तो जनरली वो मीडियम स्केल में आता है और वो कॉस्ट प्लस फिक्स अमाउंट या कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज के आधार पे किया जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट कैसा भी हो, नो मैटर व्हाट द प्रोजेक्ट इज, जनरली बड़ा या मीडियम स्केल के लिए बात है, छोटे मोटे के लिए नहीं। अगर प्रोजेक्ट मीडियम या लार्ज स्केल का है और मार्केट अगर अनस्टेबल है तो बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। कैसे अभी नहीं बताया, क्या वो बताया, व्हाई नहीं समझाया, व्हाट समझाया, व्हाट बताया, व्हाट को पकड़ना, व्हाई पे 2 मिनट बाद जाऊंगा। लमसम कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल स्केल, बिग प्रोजेक्ट मार्केट स्टेबल यूनिट प्राइस और आइटम रेट, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस फिक्स अमाउंट और कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज,
और मार्केट अनस्टेबल प्रोजेक्ट लार्ज और मीडियम स्केल तो बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब इनके बारे में हम समझने चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या होता है? फर्स्ट वाला जो आपका है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली चीज, लमसम कॉन्ट्रैक्ट तब दो पार्टीज के बीच में होता है या एग्री होते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब प्रोजेक्ट स्मॉल स्केल का, जैसे कौन कौन सा? डिसमेंटलिंग वर्क, जंगल क्लियरेंस, ठीक, डेब्रीज, कंकर पत्थर हटाना, डेब्रीज क्लियरेंस एक्सेट्रा, ऐसे कुछ छोटे मोटे वर्क हैं तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अगली चीज, जब भी लमसम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फर्स्ट पार्टी है और ये सेकंड पार्टी है। ये है कॉन्ट्रैक्टर और ये है ऑनर। ऑनर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ऑनर। तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इस प्रकार से होगा कि भैया, जो ऑनर है वो बोल रहा है भैया कि भैया ये जो जंगल क्लियरेंस वाला काम है, मान लो पीडब्ल्यूडी है, वो रोड बना रही तो पहले जंगल साफ करना पड़ेगा किसी लोकेशन पे। तो पीडब्ल्यूडी जो जंगल की साफ सफाई करने वाली कुछ लेबर होगी, उसकी जो टीम होगी, उसकी जो कंपनी होगी, उनको बोलेगी भैया ये यहाँ पे जो जंगल है, झाड़ वाड़ है, सबको साफ करना है, काटना है, हटाना है, रोड के लिए रास्ता बनाना है, ये काम आप कितने में करोगे? तो वो बोलेगा ये काम मैं 40,000 रुपीज में कर दूंगा। उसको सही लगेगा तो वो बोल देगा ओके, इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। मतलब इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू एग्जीक्यूट दिस वर्क for a fixed amount of money, for a fixed amount of money and for given specified time। एक तय किए गए समय अवधि के अंदर पूरे प्रोजेक्ट के कार्य को कॉन्ट्रैक्टर ऑनर को कंप्लीट करने फिक्स्ड राशि, एक सीमित राशि में करने का बोल देगा कि इतने में इसको मैं करके आपको दे दूंगा। इसमें ऑनर कॉन्ट्रैक्टर से बारीक से नहीं पूछ सकता कि वो वाला झाड़ कितने रुपए में काटोगे और ये वाला कितने में काटा था, आपने क्या रेट लगाया, 4,000 आपने कैसे बोल दिए। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। आपने जंगल साफ करने का बोला है, वो जंगल साफ कर देगा, डिसमेंटलिंग का बोला है, वो डिसमेंटलिंग कर देगा, इतने रुपए आप उसको दे दो, काम खत्म होने के बाद उसने क्या मैनेज करा, कैसे करा, वो सब यहां पे ऑनर उससे नहीं पूछेगा। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है यूनिट प्राइस और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट प्राइस और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है जिसमें कुछ नहीं वर्क कर रहा है, पूरा न्यू वर्क है। कोई हॉस्टल बिल्डिंग का हो सकता है, कोई हॉस्पिटल बिल्डिंग का हो सकता है, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हो सकता है, कोई मॉल बनाने की बात हो सकती है, कोई ब्रिज की बात हो सकती है, एंड सो ऑन। सपोज मान लो यहां पे हॉस्टल बिल्डिंग की बात है, तो ये है फर्स्ट पार्टी, ये है सेकंड पार्टी, ये है कॉन्ट्रैक्टर, ये है ऑनर। ऑनर ने इसको बोला कि तुम हमारी हॉस्टल बिल्डिंग बना दो, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्टर उसको पूरा एक ब्यौरा बना के देगा कि इस हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर ये अर्थवर्किंग एक्सकेवेशन आएगा, अलग अलग वर्क लेगा, डीपीसी वर्क आएगा, प्लास्टरिंग आएगा, एंड सो ऑन। आप सबको सारे वर्क पता है। इन सभी वर्क को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? आइटम बोलते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर सारे आइटम, उनका वहां पे रेट क्या ले रहा है, क्वांटिटी क्या ले रहा है, और फिर
जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा तो वहां पे कॉस्ट निकल के आएगी और फाइनल कॉस्ट बता देगा कि मैं ये काम इतने में कर दूंगा। आप चेक कर लो एक बार। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर ऑनर को हर एक आइटम की क्वांटिटी और रेट लेकर आइटम रेट, हर एक मटेरियल, हर एक वर्क की प्रति इकाई पर यूनिट का प्राइस, यानी वही रेट हो गया, हर एक कार्य का, हर एक सामग्री का, हर एक लेबर का प्रति इकाई। भाई एक ईंट कितने की मिलती है, उससे जितनी ईंट लग रही है उसका मल्टीप्लाई कर देगा। हर एक चीज किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हर एक कार्य में जितना भी मटेरियल लगा, जितनी लेबर लग रही है, उसका जो भी डेली वेज है, उसका जो भी रेट है, उसका उससे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेगा और वो जो कॉस्ट आएगा वो ऑनर को बता देगा। ऑनर अगर उसको लगता है कि हाँ ठीक है ये इतने में हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर बात ये ध्यान देने वाली है कि कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर तभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इतनी मगजमारी कौन करेगा? इतनी मगजमारी तभी करेंगे जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, लार्ज स्केल का। ऑब्वियसली बात है, तभी वो हर चीज में डिटेल में जाएंगे। छोटा सा प्रोजेक्ट है जंगल साफ करने का, डिसमेंटलिंग का, और उसमें अगर इतनी माथा पच्ची होगी तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रेडी नहीं होगा वर्क करने के लिए। तो ये बड़े प्रोजेक्ट में ही हो सकता है। और दूसरी चीज, यहां पर जो रेट उसने ले लिया, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर जो रेट उसने यहां मेंशन करें वही रेट में काम होगा। बढ़ेगा तो भी उसकी दिक्कत, कम हुआ तो उसने कमा ली। मतलब अगर उतने रेट में वो चीज मिली तो ठीक, कम में मिली तो उसके पास चले गए पैसे, और ज्यादा हो गई तो उसके लग जाएंगे, पैसे लग जाएंगे वहां पर। तो यहां पर ये तभी कोई समझदार व्यक्ति, एक वाइज ऑनर और एक वाइज कॉन्ट्रैक्टर, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब मार्केट स्टेबल हो। क्योंकि मार्केट में अगर उतार चढ़ाव होंगे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर दोनों अपनी बात से नहीं पलट सकते। तो मार्केट स्टेबल होना यहां पे जरूरी है। ठीक, आई होप आपको यूनिट प्राइस और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट अगले थर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड अमाउंट और कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस फिक्स्ड अमाउंट, और एक और क्या नाम बोला मैंने, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पहली बात तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब काम मीडियम स्केल का, ओल्ड बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग के बीच में कुछ रास्ता बनाना है, छोटी मोटी को रोड बनानी, छोटी मोटी को पुलिया बनानी है, तो वो मीडियम स्केल पे हो जाता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सपोज मान लो आपके घर में एक सोफा सेट बनाना है, एक सोफा बनवाना है यहां पर ऐसा, और दो साइड में छोटे वाले आपको सोफे बनवाने हैं। सोफे बनाने के लिए आपके जो फादर हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कौन बन गए, ऑनर, फर्स्ट पार्टी। और एक सोफा बनाने वाली कंपनी है, कुछ लेबर का गैंग है, ग्रुप है, वो लोग सोफा बनाते हैं। नॉर्मल कोई व्यक्ति है, वो सेकंड पार्टी हो गया, वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब सपोज यहां पर आपके सपोज जो फादर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उनको ये सोफा सेट बनवाना है, तो उनके पास तो टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो वो एक काम करेंगे, उसको बोलेंगे ठीक है काम कर, तू ये सोफा बना दे, ऐसा ऐसा बनाना है, इतने सीटर बनाना है, और बता दे पूरा कितने में बनाएगा। इस बंदे ने बोला मैं पूरा सोफा जो आपने जैसा बोला है वैसा इतने टाइम के अंदर 30,000 रुपए में बना के दे दूंगा। अगर आपके पिताजी को वो बात अच्छी लगी, उनके पास भी समय नहीं है इतनी माथा पच्ची करने का, और उस पर भरोसा है, उसका पहले काम देखा हुआ है,
पास्ट में, वो हाँ कर देंगे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हमने पहला वाला डिस्कस किया था। अब दूसरी कंडीशन ले रहा हूं, मान लो आपके जो पिताजी हैं अभी वो कुछ 1 महीने की लीव पर है, मेडिकल पर है, और उनके पास काफी टाइम है, और वो अपना पैसा वाइजली खर्च करते हैं, समझदारी पूर्ण खर्च करते हैं, तो वो किसी पे भी ऐसे भरोसा नहीं करेंगे। तो वो उसको बोलेंगे एक काम करो, ये जो पूरा सोफा है यहां पर, इसमें जो भी तुम्हारी मटेरियल लगेगा सोफा बनाने में, जैसे जो भी तुम्हारा माइका लगेगा, जो तुम्हें प्लाई लगेगी, जो तुम्हें नेल्स आयरन नेल लगेगी, जो तुम्हें फेविकॉल लगेगा, जितना भी लगे उन सब का मुझे पूरा बिल, एग्जैक्ट कितनी तुम्हें क्वांटिटी लगी और उनका जो भी रेट है वो सब बता देना, पूरा एक बना के बिल। ठीक, जो भी तुम्हारा लगते जाएगा तुम खर्च करते जाओ, बनाते जाओ, ऐसा जो लगेगा वो मुझे दे देना। और बात रही तुम्हारे लेबर के लिए, तो मान लो ये आया कुछ, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ लगेगा, उन्होंने बोला ये कुछ आया 24,000, और बोला एक काम करना, तुम्हारी जितनी भी लेबर लगेगी उसका तुम्हें मैं 3,000 रुपए ऊपर दे दूंगा। ऐसा आपके पिताजी ने बोला। मान लो उस बंदे को वो बात सही लगी कि हाँ ठीक है, जितना भी आएगा वो आप ये कर देना और 3,000 रुपए कर देना। 27,000 में बात डील हो गई, डील लॉक हो गई। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे कॉस्ट प्लस फिक्स्ड अमाउंट। आपने लेबर के लिए तो कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया, और कॉस्ट मतलब मटेरियल की जितनी भी लागत लग रही है वो उस बंदे को आपने पे कर दी, तो ये हो गया कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। वहीं पर अगर आप यहां पे समझिए, ये आपके फादर हैं, ये वो कॉन्ट्रैक्टर है, और आपके, अब मान लो कई बार क्या होता है, वो जो लेबर, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति नया है फील्ड में, तो वो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा घबराएगा, क्योंकि अगर मान लो उसने एक बार में बोल दिया 3,000 रुपए, अब उसको पता ही नहीं है, वो नया नया नौसिखिया है, सोफा बनाना आता है पर सोफा बनाने वाले काम बहुत बार नहीं करें, तो वो घबराएगा कि यार मान लो मैंने 3,000 रुपए कहीं कम बोल दिए, और कभी बीच में काम आते आते काम बहुत बढ़ गया और मेरे से नहीं हो पाया, मैं मैनेज नहीं कर पाया, मेरी एनर्जी ज्यादा लग गई, तो मैंने कहीं ये पैसे कम तो ना बोल दूं, ज्यादा तो ना बोल दूं, ज्यादा बोल दूंगा तो डील नहीं मिलेगी, कम बोलूंगा तो मेरा नुकसान होगा, तो ऐसे में वो घबराएगा। तो अगर मान लो कोई नया व्यक्ति है फील्ड पर, तो वो जनरली ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाने में ज्यादा प्रीफर समझते हैं। वो उसको यूं बोलेगा, आपके पिताजी साहब बोलेंगे चलो एक काम करो, जो भी तुम्हारा पूरा यहां पे मटेरियल लग रहा है उसका मुझे पूरा बिल दे देना, कि फेविकॉल कितना लगा, आयरन नेल कितनी लगी, प्लाई कितना लगा, और आपका माइका कितना लगा। उसका बिल आया सपोज मान लो 25,000 रुपीज, और पिताजी बोलेंगे ठीक है, जितना भी तुम ये काम करोगे उसका सपोज मान लो मैं तुम्हें 20% दे दूंगा एज योर प्रॉफिट, एज अ लेबर का वो जो पूरा है, ऐसे उसको समझ लो एग्जांपल के रूप में। तो 25,000 का 10% कितना होगा 2,500, 20% कितना हो जाएगा 5,000, तो उसको 5,000 वो मिल जाएंगे। अब इसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई लेबर नया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इसमें अगर काम बड़ा हुआ तो ये चीज ज्यादा होगी, तो उतना परसेंटेज उसको ज्यादा मिल जाएगा, और काम छोटा हुआ तो भी परसेंटेज उतना मिल जाएगा, उसको नुकसान कहीं भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट को आप समझ सकते हैं। मतलब कॉस्ट प्लस फिक्स्ड अमाउंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए एग्री होगा, कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉस्ट पर इतना आप कॉस्ट रहेगा, जो भी मटेरियल लेबर की जो मटेरियल, अब इसको बड़े प्रोजेक्ट में समझो कि मटेरियल लेबर की जो लागत लगनी है वो तो ऑनर को देना है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट एज अ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, जो मैंने फिक्स्ड अमाउंट बोला है, एज अ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को देगा। और इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी मटेरियल लेबर की लागत लगनी है वो तो ऑनर को, कॉन्ट्रैक्टर को राशि देनी है, साथ में उस पूरे प्रोजेक्ट का जो भी कुछ एक परसेंटेज बनेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर का, उसकी एक फिक्स परसेंटेज ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया जाता है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्लस फिक्स कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट, अब हम जो कॉन्ट्रैक्ट समझने जा रहे हैं वो है बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट तब करते हैं जब प्रोजेक्ट
कैसा भी हो, लार्ज हो या मीडियम स्केल का हो। जो हमारा फोर्थ है वो है बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, चाहे वो लार्ज स्केल का हो चाहे वो मीडियम स्केल का हो, अगर मार्केट अनस्टेबल है तो ये प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ यूं होता है, आप समझिएगा, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसमें जितने भी वर्क और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आते हैं और उस आइटम के अंदर खर्चा किसका होगा? मटेरियल का और लेबर का। तो जो भी अलग अलग मटेरियल लगेंगे, जो भी अलग अलग लेबर लगेगी, उस सब का यहां पर रेट, जैसा मार्केट अनस्टेबल है, समझना, मार्केट में, आपके मार्केट में कोरोना वायरस आ गया, दंगे फसाद हो गए, है ना, मार्केट अनस्टेबल आ गया, हड़ताल हो गई, लेबर की हड़ताल हो गई, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, मान लो 4 लेन था वो ब्लॉक हो गया, किसी ने कुछ दंगे फसाद हो गए। ऐसी स्थिति में सरकार, मान लो इलेक्शन आ गए, ठीक, तो ऐसे कुछ टाइम पे जो रेट है मार्केट में थोड़े उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो ऐसे केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डरा हुआ रहेगा कि यार मैंने आज, मान लो वो अगर यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करता या आइटम रेट करता, तो उसमें क्या कंडीशन थी कि जो उसने रेट बोल दिया वो लकीर की फकीर हो जाएगा, वो उसको देना ही पड़ेगा। अब अगर पैसे बचे तो ऑनर की भी दिक्कत है, यहाँ पे ऑनर भी घबराया हुआ है कि मान लो अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करा जिसमें रेट लकीर की फकीर यानी फिक्स्ड हो जाए, तो फिर दिक्कत क्या होगी? मान लो कुछ सस्ती हो जाए तो फिर तो ऑनर के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ऐसे केस में जब मार्केट अनस्टेबल है, दोनों ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों पार्टी ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें कि मटेरियल, हर एक सामग्री और हर एक लेबर, हर एक तबके की लेबर का जो रेट होगा वो वहां पे कुछ बेसिक वो मेंशन कर देंगे। मान लो कुछ 200 रुपए लिख दिए या कुछ भी रेट, 200 रुपए प्रति केजी समझ लो, जो भी अलग अलग है, 300 रुपए इसका यहाँ पे दैनिक भत्ता, 500 रुपए किसी लेबर का, मजदूर का दैनिक भत्ता 700 रुपए एक दिन का, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख दिया। और ये जो रेट लिखे, इससे जो यहाँ पे कॉस्ट लिखी आएगी फाइनल लास्ट में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो कुछ एक कॉस्ट निकल आएगी। सपोज मान लो वो आ गई 5 लाख रुपए, और लास्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज मेंशन होगा, एक नियम मेंशन होगा कि जो हमने ये रेट इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए हैं, दिस आर दी बेसिक रेट, लगभग इतने बेसिक है, बस ये फिक्स नहीं है। और अगर सपोज मान लो आपका किसी भी चीज का जो रेट है, जो पैसा जोड़ा गया था, वो अगर मान लो कल से कम हो गया क्योंकि मार्केट अनस्टेबल है, या मान लो रेट बढ़ गया, अब अगर रेट बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्टर के पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। किसके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे? कॉन्ट्रैक्टर के जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और अगर रेट कम हो गया तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर के पास में पैसा बच जाएगा, कुछ अमाउंट बच जाएगा। मान लो सोचा कि ईंट जो है, ब्रिक्स, वो एक ईंट 5 रुपए की सोची यहां पर एक ईंट, और मान लो वो हो गई 3 रुपए की, तो 2 रुपए प्रति ईंट पैसा बच रहा है। और मान लो ईंट हो गई 7 रुपए की, तो 2 रुपए प्रति ईंट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ऐसे केस में ऑनर वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा एक ईंट का, वो ऑनर उसको रिटर्न करेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा बच गया तो वो ऑनर को यहां पर रिटर्न करेगा। ऐसा एक क्लॉज, ऐसा एक नियम इस कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट में दोनों के बीच में एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो ऐसे केस में ना तो ऑनर को दिक्कत होती है, ना तो कॉन्ट्रैक्टर को, और ऐसी स्थिति में बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आई होप आपको चारों कॉन्ट्रैक्ट समझ में आए होंगे। 4 हमने कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करें। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लमसम कॉन्ट्रैक्ट, जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। दूसरा हमने पढ़ा था यूनिट प्राइस या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है परंतु मार्केट स्टेबल होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा था कॉस्ट प्लस फिक्स सम और कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज, जो कि मीडियम स्केल प्रोजेक्ट के लिए होता है। और लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? बेसिक प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मीडियम स्केल या लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, परंतु मार्केट कैसा हो, अनस्टेबल, तब ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं।
तो अभी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टेंडर्स क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है। फिर हमने कुछ जुडिशरी टर्म जैसे कि टॉर्ट, डिसीजन, रेसिशन, इंजंक्शन, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर, ये सब डिस्कस करा। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करा और 4 कॉन्ट्रैक्ट आपसे डिस्कस करें। वापिस से अगेन हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टेंडर क्या होता है और टेंडर कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरी अदर टर्म्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक टेंडर के अंदर मेंशन होती है, उन अदर टर्म जैसे कि मोबिलाइजेशन फंड, ठीक, ऐसे अलग अलग टर्म्स के बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का जो ये है मेरा लेक्चर है कॉन्ट्रैक्ट वाला, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको शेयर करिए, जितना हो सके आप इसको अपने दूसरे दोस्त जो अभी तक QSC के लेक्चर्स के बारे में सर्च कर रहे हो उनको आप शेयर करें, ठीक, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और सब्सक्राइब करने के साथ में आपको बेल आइकन का बटन भी दबाना है। बिना बेल आइकन बटन दबाए आपको आने वाले नए लेक्चर्स की अपडेट नहीं मिल पाएगी। मैं दूसरे और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर लाने वाला हूं। आने वाले दिनों में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का लेक्चर भी अपलोड होगा, टॉस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप जितना हो सके लेक्चर्स को, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वहां पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जितना आपकी तरफ से रिस्पांस मिलेगा उतना ज्यादा और दूसरे सब्जेक्ट्स को मैं बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊंगा और उनको ला पाऊंगा। थैंक यू।